हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स वन सिंगल पेज। सारे के सारे डेफिनेशंस, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सब यहीं पे कवर्ड है। तो चलिए आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन, देन पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके। देन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, अर्नस्ट इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड हाफ लाइफ जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है पढ़िए। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री का वो ब्रांच जहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं और जो फैक्टर, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के। ओके। अब है एवरेज रेट। क्या होता है एवरेज रेट? का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर ए फिनाइट टाइम इंटरवल। मतलब हमारे पास एक टाइम है 1 to 5 सेकेंड्स। तो इस टाइम पीरियड में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा उसे हम लोग कहेंगे रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कुछ आपको डेल्टा से रिप्रेजेंट करना होता है। मान लीजिए ये रिएक्टेंट, डेल्टा रिएक्टेंट बाय डेल्टा टाइम। और एक बात याद रखिए, जब भी आप रिएक्टेंट का रेट लिखोगे तब आपको उसके आगे एक माइनस सिंबल लगाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माइनस सिंबल कंसन रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसके डिक्रीज को सिग्निफाई कर रहा है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है, देखिए पढ़िए, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब हमने जैसे कहा था 0 to 5 सेकेंड के में हमारा रेट क्या है। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि फर्स्ट सेकंड में हमारा रेट क्या है, फर्स्ट सेकंड में हमारा रेट क्या है, तब हम लोग इंस्टेंटेनियस का यूज़ करेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो रेट रहेगा उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है डी। मतलब हम लोग इसे डिफ्रेंसिएशन से करेंगे रिप्रेजेंट, डी प्रोडक्ट बाय डी टी, मतलब टाइम। और ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस। ओके। मैं सारे को पढ़ाने वाला हूँ, आप बस नोट्स को फॉलो कीजिए। इसके बाद रेट लो। चलिए पहले यहाँ तक डेफिनेशन सही तक रहने देते हैं, बाद में डेफिनेशन देखेंगे। आ जाता है हमारा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में हमने जैसे अभी पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन टाइम। ओके। देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है माइनस फॉर रिएक्टेंट एंड प्लस फॉर प्रोडक्ट। ओके। अब रेट का सिंबल क्या होता है? रेट का सिंबल होता है मोल, L-1 S-1। मतलब ये है मोल S। मोल पर लीटर ये है कंसंट्रेशन, आपको पता ही होगा, मोल पर लीटर इज कंसंट्रेशन। ओके। अब हमारे पास है रेट लो। रेट लो क्या है? रेट लो है द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows the relationship between the rate of reaction and the concentration of the product। रेट लो हमें रेट ऑफ रिएक्शन और जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है उनके बीच का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो रेट लो क्या है? मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन है कि ए बी बी। यहाँ पे ए जो है ये आपका कोफिशिएंट है। तो अब रेट लो क्या कहता है? रेट लो कहता है कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, जो कि रेज्ड होंगे कुछ एक्सपोनेंट्स के। और ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं
ऑर्डर, ये ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाते हैं। ओके, देखिए एम एन इज द ऑर्डर, एम एन एन ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए बी रेस्पेक्टिवली, मतलब एम जो है वो ऑर्डर है ए के रेस्पेक्टिव, एन जो है वो ऑर्डर है बी के रेस्पेक्टिव। ओके, और ओवरऑल ऑर्डर होता है हमारा एम प्लस एम। जो के होता है, के जो यहाँ पे हमने जैसे हमने अभी कहा कि ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एन, ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल था। तो प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। ओके, इक्वल्स टू के, प्रोपोर्शनल का सिंबल को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज किया जाता है, और यहाँ पे वो कांस्टेंट है के। तो के क्या है? के इज द रेट कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। के होता है रेट कांस्टेंट, और के टेम्परेचर ओनली डिपेंड्स करता है, और के का यूनिट जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करता है। चलिए देख लेते हैं। हमारे सिलेबस के हिसाब से ओनली टू ऑर्डर्स हैं हमारे पास, ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर। ओके, उसके पहले हम लोग ऑर्डर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि ऑर्डर ज़ीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर इज नेवर, ये गलत है। ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में भी रह सकता है। जो ओवरऑल ऑर्डर है वो टू से ज़्यादा हो सकता है। ओके, और ऑर्डर हमेशा डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया। अब हमारे पास है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ दो टाइप्स के, दो ऑर्डर्स के लिए पढ़ेंगे, एक जीरो ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर क्या है? ए इक्वल्स टू ए नॉट। देखिए ए कंसंट्रेशन ए नॉट इक्वल्स टू के टी। अब यहाँ पे ए क्या है? ये है फाइनल, ए हमारे पास है फाइनल कंसंट्रेशन, ये ए नॉट है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब जब रिएक्शन शुरू हुआ था तब हमारे पास कितना कंसंट्रेशन था। टी हमारे पास है टाइम, और के रेट कांस्टेंट, जैसे मैंने पहले ही बताया। जीरो ऑर्डर के लिए रेट होता है के ए नॉट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो इज वन इक्वल्स टू के। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाई टू के, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई टू के, और यूनिट ऑफ के फॉर जीरो के होता है जीरो ऑर्डर के लिए मॉल एल इनवर्स एस इनवर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एन इक्वल्स टू वन जब हो जाएगा तो उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लो हमारे पास है एल एन ए इक्वल्स टू एन एन ए नॉट माइनस के टी। ओके, और इसके लिए हमारा यूनिट है के। अब जब आप जीरो ऑर्डर में ए कंसंट्रेशन के लिए बनाओगे, फाइनल कंसंट्रेशन और टी के बीच में एक ग्राफ बनाओगे, तो वहाँ पे आपको एक स्लोप मिलेगा, और यह ये जो डॉट है यहाँ पे जो इंटरसेप्ट करेगा वो है इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, तो ये स्लोप जो हमें मिल रहा है ये है के बराबर। ओके, सिम फर्स्ट, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर में भी जब एल एन ए और टी के बीच में आप ग्राफ बनाओगे तो स्लोप जो हमारा मिलेगा वो माइनस के, ये ग्राफ नीचे आ रहा है इसलिए माइनस। ओके, ये एक्चुअली यहाँ पे टच नहीं कर रहा, आप गौर से देखोगे तो ये यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कभी एक्स को टच नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये है टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट में हमारे पास कुल 6 फैक्टर्स है। एक्चुअली ज़्यादा भी फैक्टर्स होते हैं बट ये जो फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। तो सबसे पहले तो कंसंट्रेशन, जब आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव होते हैं उनका रिएक्शन फास्ट होगा। अगर आप कैटलिस्ट को दोगे तो कैटलिस्ट भी रेट को बढ़ाएगा। कैसे, वो आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरिया, अगर सॉलिड्स के में सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा। और प्रेशर, अगर प्रेशर आप गैसेस में प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा। असल में क्या होता है, जब आप प्रेशर बढ़ा देते हो प्रेशर से गैस की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है और उससे रेट बढ़ जाता है। ओके,
सेवेंथ जो हमारे पास टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन है हमारे पास, अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है, उन्होंने ये इक्वेशन दी थी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अरहेनियस ने कहा क्या था। अरहेनियस ने कहा था कि जो टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को किसी रिएक्शन में बढ़ाओगे तो उसका रेट भी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से ज़्यादा पार्टिकल्स के पास ई ए का मतलब क्या है? अब एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस टू अंडरगो कॉलिजन एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी भी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास मोर एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, तो उससे हमारा रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। अब अरहेनियस इक्वेशन कुछ इस तरह का है कि, अच्छा, के इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। ए यहाँ पर अरहेनियस इक्वेशन, ए जो है ये अरहेनियस कांस्टेंट है। ओके। तो के इज रेट कांस्टेंट, ए इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी, गैस कांस्टेंट, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ई ए बाई आर टी का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। ई ए बाई आर टी इज द फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ द molecules having enough activation energy। ओके। अब वहीं पे और एक हमारे पास मैक्सवेल साहब ने भी एक ग्राफ दिया था हमें, बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी उन्होंने भी सेम कहा था कि जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द ई ए वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कैसे? आप देखो उनके ग्राफ कुछ इस तरीके से है। इस साइड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस साइड है काइनेटिक एनर्जी, और ई ए, ये जो है ई ए, जैसे ही कोई पार्टिकल्स इस पाथ से पार करेगा तो यहाँ पे कॉलिजन या रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लोअर ब्लू वाला जो लाइन है ये है लोअर टेम्परेचर के लिए, लोअर टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ही कम जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पा रहे हैं, मतलब एक्टिवेशन जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओ दोगे तब आप देखो कि जो स्लोप है वो ज़्यादा वाइडेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो जो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब अब more number of molecules are taking place in the reaction, therefore the rate of reaction बढ़ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कैटलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कैटलिस्ट कैसे हमारे रेट ऑफ रिएक्शन में पार्ट लेता है। एक्चुअली कैटलिस्ट क्या करता है? बाय कैटलिस्ट विच रिमेन केमिकली चेंज्ड बाय द एंड। कैटलिस्ट क्या करता है? मान लीजिए आपके पास एक, एक्चुअली कैटलिस्ट क्या करता है, मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, चलिए ये हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ये हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब आप कैटलिस्ट नहीं दोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कुछ इस तरह का रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके। ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा, लेकिन जब आप कैटलिस्ट दे दोगे तो कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेट पाथ ला देगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, क्योंकि अब एक्टिवेशन एनर्जी घट गया है तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो प्रोडक्ट बनाएंगे और रिएक्शन में पार्ट लेंगे। मतलब ओके, कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर। पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये एक दूसरा पाथ दे देता है मॉलिक्यूल्स को जिससे आप लोग, मतलब जिससे मॉलिक्यूल्स सिंपली रिएक्शन कर पाएंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर डिक्रीजेस द रेट और इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके।
वही नेगेटिव कैटलिस्ट उसका अलग करेगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा जिससे रिएक्शन घट जाएगा। सिंपल। अब हमारे लास्ट टॉपिक है हाफ लाइफ, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। हाफ लाइफ का मतलब मैं आपको बता दूं। हाफ लाइफ का मतलब होता है द टाइम पीरियड बाय विच 50% ऑफ रिएक्शन इज डन, रिएक्शन is completed, okay, is completed, or 50% of the reactant concentration is depleted, मतलब 50% ऑफ द जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो घट चुका है। तो हमारे लिए फर्स्ट हाफ ऑर्डर के लिए हमारा टी हाफ होता है A0/2 के, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा टी हाफ होता है 0.693/k। तो आप देख पा रहे हो कि हाफ ऑर्डर जो है वो ए नोट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और टी हाफ जो है वो ओनली रेट लो पे रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए नोट, मतलब उसे इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो जीरो ऑर्डर इफ रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर कोई रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है या फिर कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है तो वो रिएक्शन होगा ज़ीरो, ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर जो होता है वो होता है कैन बी ज़ीरो, वन और फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये सेम नहीं होता। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर, मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी, नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसिफिक टेकिंग प्लेस इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, जैसे A+B C बन गया, ये हमारा सिंगल स्टेप में बन गया, ये हमारा है एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्पेसिफिक टेकिंग क्या है, नंबर, नंबर कितने हमारे मॉलिक्यूल्स टेकिंग प्लेस हो रहा है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी हमारा 2 हो जाएगा। और ये थ्योरेटिकली डिटरमाइंड है, जैसे मैंने पहले ही बताया, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, जैसे हमारे पास A+B था तो डायरेक्ट C बन रहा था, बट मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग जब रिएक्शन करा रहे हैं तो A+B हमारा बन रहा है D, फिर D में हम लोग E मिला रहे हैं तो बन रहा है F, फिर F में G मिला रहे हैं तब जाके हमें C मिला। तो देखिए मल्टीपल स्टेप में जो रिएक्शन हुआ इसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एक बात है कि इसमें से एक रिएक्शन आपका स्लोएस्ट होगा, तो स्लोएस्ट जो रिएक्शन होगा उसे हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और एग्जाम में आपको जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आपको रेट निकालना पड़ेगा तो आप हमेशा उस स्लो वाले स्टेप को ही फॉलो करिएगा। ओके। कैटलिस्ट के और कैटलिस्ट देखिए, रेट कैटलिस्ट चेंजेस द रेट बट नॉट द डेल्टा और इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें इक्विलिब्रियम को कैटलिस्ट डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके। और रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर नॉट कंसंट्रेशन। जो रेट कांस्टेंट है वो ऑल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।